आज हम पढ़ेंगे परिवहन एवं संचार में अपन पिछले वीडियो में अध्ययन कर पाए थे सड़क परिवहन। और सड़क परिवहन में अपन ने सड़क परिवहन के प्रकार पढ़े थे। उसके अलावा राजस्थान रोड विजन 2025 ये पढ़ा था। स्थल परिवहन की अपन चर्चा चल रही थी, तो सड़क परिवहन उसमें कंप्लीट होता है। और आज पढ़ेंगे अपन रेल परिवहन के बारे में। रेल परिवहन व्यक्तियों को एवं वस्तुओं को लंबी दूरी तक लाने व ले जाने के लिए परिवहन का बहुत अच्छा साधन है। यानी दूरस्थ स्थानों पर वस्तुओं को और व्यक्तियों को लंबी दूरी तक ले जाने का एक परिवहन का रेल परिवहन बहुत अच्छा साधन है। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य के अंदर बंबई से ठाणे के बीच 33.6 किलोमीटर की दूरी पर भारत में सर्वप्रथम रेल का संचालन हुआ था। 1953 में हमारे बंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी 33.6 किलोमीटर। 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा 1929 में ईस्वी में भारत में पहली विद्युत ट्रेन डेक्कन क्वीन के नाम से हमारे भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी। महाराष्ट्र के अंदर ही ठाणे गांव में। महाराष्ट्र के अंदर पुणे गांव में चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन हमारे भारत में 1929 के अंदर भारत की पहली विद्युत ट्रेन कौन सी थी? डेक्कन क्वीन महाराष्ट्र के अंदर ठाणे गांव में ही चलाई गई थी। पुणे गांव नहीं, ठाणे गांव में ही इसको क्या किया गया था? चलाया गया था। रेल पटरियों की चौड़ाई के आधार पर रेल पटरियों की चौड़ाई के आधार पर
भारतीय रेल को तीन भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, या सारणी सी बना लेते हैं इस तरह से। क्रम संख्या, चौड़ाई, पटरियां और चौड़ाई। ठीक है। नंबर 1, छोटी लाइन। नंबर 2, मीटर लाइन। और नंबर 3 हो जाता है बड़ी लाइन। इस छोटी लाइन के बीच की जो पटरियां होती है उनकी चौड़ाई होती है 0.610 मीटर के करीब होती है। 1 मीटर इसकी मीटर लाइन की 1 मीटर के करीब होती है और इसकी होती है 1.676 मीटर के करीब लगभग होती है। अर्थात हमें कह सकते हैं छोटी लाइन की 1 मीटर से कम, मीटर लाइन की 1 मीटर और बड़ी लाइन की होती है 1.676, या अपन कह सकते हैं इसको 1 मीटर से अधिक कह सकते हैं इसको। अब अपन आगे पढ़ेंगे। इसमें जो मालगाड़ियां हैं उनका जो संचालन होता है वो मालभाड़ा कॉरिडोर परियोजना के तहत मालगाड़ियों का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। राजस्थान में भारतीय जो रेल है, रेल का 11%, कितना प्रतिशत, 11% हिस्सा है वो भारतीय रेल का आता है। अकेले राजस्थान के अंदर 11% हिस्सा हमारे यहाँ राजस्थान में आता है। अब इसका ये टॉपिक रेल परिवहन का यहीं पर पूरा होता है। इसमें आगे अपन पढ़ेंगे पाइपलाइन। तीसरा जो स्थल परिवहन का आता है वो है पाइपलाइन। पाइपलाइन परिवहन क्या होता है? पाइपलाइन परिवहन में केवल द्रव्य पदार्थों का ही क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो द्रव्य पदार्थ पानी होता है या गैसें होती हैं उनको शोधनशालाओं तक, वहां तक पाइपलाइनों के माध्यम से क्या है इनको पहुंचाया जाता है। और यहाँ तक कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको गला करके द्रव्य अवस्था में बदल करके भी पाइपलाइन परिवहनों का क्या किया जाता है, वस्तुओं को उसमें क्या कर दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है। ये पाइपलाइन है। हमारे देश के अंदर जो प्रमुख पाइपलाइन है वो आती है नंबर 1 एचबीजे, यानी एच से हजारीपुर। एचबीजे बहुत मोस्टली है ये हजारीपुर जो गुजरात के अंदर है। बी का मतलब होता है विजयपुर, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और जे का मतलब होता है जगदीशपुर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश से होती हुई उत्तर प्रदेश की तरफ ये चली जाती है एचबीजे। ये गैस पाइपलाइन है, हमारे भारत की बहुत प्रमुख गैस पाइपलाइन है। अब और दूसरी एक और है, असम के पूर्वी क्षेत्रों से हमारे देश में बरौनी, बिहार, बरौनी कहाँ है, बिहार तक
एक गैस पाइपलाइन और है जो असम के पूर्वी क्षेत्रों से हमारे भारत में आती है, रास्ते बरौनी तक जाती है। इसके बाद ये आगे जाकर के कानपुर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश तक आगे चली जाती है। एक तीसरी पाइपलाइन है वो सलाया गुजरात के अंदर है। ये यहां से गुजरात से होती हुई सोनीपत हरियाणा के अंदर है, यहां से निकलती हुई पंजाब के जालंधर तक यह गैस पाइपलाइन क्या है जाती है। तो 3 भारत की प्रमुख गैस पाइपलाइन है, एक तो HVJ है, एक असम के पूर्वी क्षेत्र बरौनी बिहार के रास्ते होती हुई कानपुर उत्तर प्रदेश तक जाती है, और सलाया गुजरात से होती सोनीपत के रास्ते, सोनीपत हरियाणा के अंदर है, ये जाती पंजाब के जालंधर तक क्या है ये चली जाती है। अब इस पाठ का नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये यहीं पर क्या होता है कंप्लीट होता है, और स्थल परिवहन यहीं पर क्या होता है पूरा होता है। अब अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जल परिवहन। जल परिवहन क्या होता है? जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, सबसे सस्ता साधन है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, क्योंकि इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। इसमें क्या है, मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है, इसलिए जल परिवहन है वो सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। केवल इसमें प्राकृतिक रूप से एवं कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से ही इसमें जल मार्ग, प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से ही जल मार्गों को जल मार्ग बनाने होते हैं। ठीक है, तो जल परिवहन भारत में क्या है, भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग उपलब्ध है। ठीक है, अब जल परिवहन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 2 प्रकार होते हैं इसके जल परिवहन के। नंबर 1 है आंतरिक जल परिवहन, और नंबर 2 है सामुद्रिक जल परिवहन। जल परिवहन, ठीक है। आंतरिक जल परिवहन होता है, ये आंतरिक परिवहन देश के अंदर होता है। इसमें नदियां, झीलें, तालाब, सकरी खाड़ियां, नहरें आदि ये आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत आती हैं। और जबकि सामुद्रिक, एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक जाते हैं, वो सामुद्रिक जल परिवहन की श्रेणी में क्या है, आते हैं। अब भारत के प्रमुख जो राष्ट्रीय जल मार्ग हैं
देखिए 5 जलमार्ग हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग। नंबर 1 राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो गंगा नदी में है, ठीक है, और हल्दिया से इलाहाबाद तक जाता है, आता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है, गंगा नदी में है, हल्दिया से इलाहाबाद तक आता है और लगभग इसकी जो लंबाई है वो 1620 किलोमीटर के करीब है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर के करीब है और ये राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है, ठीक है। और दूसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, और ये जाता है सदिया से धोरी तक जाता है। इसकी लंबाई 800 के करीब है, 810 किलोमीटर के करीब, 891 किलोमीटर, सॉरी 891 किलोमीटर यह लंबा है। तीसरा आता है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 आता है केरल के अंदर है। केरल में कोलापुरम से, केरल के कोलापुरम से के पुरम तक, कोलापुरम से कोल्लम तक है, 205 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। अब चौथा आता है, चौथा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 है, वो है आंध्र प्रदेश के अंदर है, बरकानन से काकीनाडा तक है, जो 1100 किलोमीटर लंबा है, जलमार्ग है। और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 जो मतई नदी है, ब्रह्माणी नदी है, महानदी है, इसमें ये क्या होता है, 5वां जो भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 है, मतई नदी, ब्रह्माणी नदी उनमें है, और जो 588 किलोमीटर, कितना, 588 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। अब भारत की जो, एक बार मैप में और बता देते हैं आपको कहां पर अंकित करना है इनको, राष्ट्रीय जलमार्गों को।
एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है ये। जलमार्ग कहाँ पे हैं? देखिए, एक तो ये गंगा नदी में है, ये गंगा नदी है इस तरह से। तो एक तो हल्दिया यहाँ है, यहाँ से जाता है ये इस तरह से, और उत्तर प्रदेश के यहाँ तक इलाहाबाद तक जाता है। ये है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी आती है एक इस तरह से, ये सदिया से धुबरी तक है ये दूसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग। और तीसरा है केरल का, कोट्टापुरम से कोल्लम तक है ये इस तरह से, ये रहा, ठीक है। ये तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है। और चौथा है काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में काकीनाडा से भरकानन तक, ये चौथा है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4। और एक मतई नदी है, ब्रह्माणी नदी है, महानदी है, यहाँ पर ये राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5वां है। इस तरीके से ये राष्ट्रीय जलमार्ग हुए हमारे 5। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, 3, 4 और 5। अब देश के प्रमुख जो बंदरगाहें हैं, अधिकांशतः भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो जल परिवहन से सर्वाधिक होता है। भारत के प्रमुख बंदरगाहें, इसको चलो साफ कर लेते हैं। देखिए, भारत के प्रमुख बंदरगाह। अब बात आती है बंदरगाह कहते किसे हैं। बंदरगाह या इसको पत्तन कह सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? जल का वह अवस्थित भाग जहां जहाज आकर के रुकते हैं तथा सामान को चढ़ाते हैं तथा सामान को उतारते हैं, उसे पत्तन या बंदरगाह गृह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसका एक दूसरा शब्द भी आता है, पोताश्रय। क्या होता है पोताश्रय? क्या होता है? पोताश्रय कहते हैं बंदरगाहों के प्रवेश द्वार को बंदरगाहों के प्रवेश द्वार को पोताश्रय कहते हैं। बंदरगाहों के जो प्रवेश द्वार होता है
उसको पोताश्रय कहते हैं, जिस पर सामान भंडारण की सुविधा होती है। सामान भंडारण की क्या होती है? सुविधा होती है। उसको क्या कहते हैं? पोताश्रय कहते हैं। अब इसमें अपन भारत के प्रमुख जो बंदरगाहें हैं उनको पढ़ेंगे। भारत की जो तटरेखा है वो है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। इस पर भारत के 12 प्रमुख और 187 के करीब छोटे व मध्यम आकार के बंदरगाह हैं। ठीक है। अब देश के प्रमुख जो बंदरगाहें हैं उसमें नंबर 1 आता है यहाँ पर गुजरात का कच्छ का जो मुहाना है, कच्छ की खाड़ी है, उस पर है कांडला बंदरगाह। ठीक है। ये गुजरात के अंदर है। दूसरा आता है यहां बिल्कुल इसके तट पर है बंबई बंदरगाह। बंबई बंदरगाह का विकास है जो पहले भारत पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, उसमें कराची जब भारत अलग हो गया, पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, तो कराची बंदरगाह के दबाव कम करने के लिए इस बंबई बंदरगाह का क्या किया गया? विकास किया गया। और इस बंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए इसके निकटवर्ती है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। और ये दोनों ही महाराष्ट्र के अंदर हैं। आगे है गोवा के अंदर एक छोटा सा बंदरगाह है मार्मोगांव बंदरगाह। ये गोवा के अंदर है। कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह है। और केरल के अंदर है कोची बंदरगाह। ये भारत के पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है। ये भारत के कौन से हैं? पश्चिमी घाट के बंदरगाह हैं। और पूर्वी घाट के जो बंदरगाह हैं वो हैं इधर से नंबर 1 इधर से आता है कोलकाता बंदरगाह। ठीक है। इसके पास में ही एक बंदरगाह और है, वो है हल्दिया बंदरगाह। ये दोनों ही बंदरगाह पश्चिम बंगाल के अंदर हैं। ठीक है। इसके बाद उड़ीसा के अंदर है पारादीप बंदरगाह है। ये उड़ीसा के अंदर है। और एक है आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ये आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा फिर तमिलनाडु राज्य में एक इसके बिल्कुल यहाँ पास में है एनोर बंदरगाह है। इसके जस्ट नीचे चेन्नई बंदरगाह है। और इसके जस्ट नीचे है तूतीकोरिन बंदरगाह। ये तीनों बंदरगाह हैं तमिलनाडु के अंदर है। ये भारत के प्रमुख 12 क्या हो गए? बंदरगाह हो गए।
13 बंदरगाह, 12 या 13 बंदरगाह ये मुख्य बंदरगाह हैं। और राजस्थान का जो निकटतम बंदरगाह, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान का निकटतम बंदरगाह कौन सा है, वो है कांदला बंदरगाह। और महाराष्ट्र में बंबई बंदरगाह, ये राजस्थान के क्या है, निकटतम बंदरगाह हैं। और ये आपका जल परिवहन का टॉपिक है, यहीं पर क्या होता है, कंप्लीट होता है।